शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ हुकूमत के पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज के वफाकी वजीर हैं। नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी फिजाई कंपनी के सरबराह के तौर पर भी काम किया, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में अपनी निजी एयरलाइन की बुनियाद रखी, जो आज भी कामयाबी से चल रही है। शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद खाकान अब्बासी मरहूम सदर ज़ियाउल हक के साथियों में से थे और सानेह ओजड़ी कैंप के नतीजे में वो खालिक़े हकीकी से जा मिले। शाहिद खाकान को नवाज शरीफ की किचन कैबिनेट का हिस्सा समझा जाता है। क्या वजह है कि पीआईए मुसलसल खसारे में रहा करती है, जबकि शाहिद खाकान की शुरू की गई एयरलाइन इसी मुल्क में इन्हीं मुसाफिरों के साथ मुनाफा कमा रही है। नवाज शरीफ हुकूमत पाक ईरान गैस पाइपलाइन किस तारीख तक मुकम्मल करने का इरादा रखती है? तुर्कमानिस्तान से आने वाली वो गैस पाइपलाइन जिसने अफगानिस्तान से गुजरकर पाकिस्तान से भी गुजरना है और भारत तक जाना है, क्या वह मंसूबा आज भी काबिल अमल है? और अगर है तो अफगानिस्तान के इलाकों पर इस गैस पाइपलाइन को हिफाजत कौन मुहैया करेगा और उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? और सबसे बढ़ के ये कि कराची के हवाले से वफाकी हुकूमत के ताज़ा इक़दामात क्या कराची के मसाइल का मुस्तकिल और देरपा हल है? आज हम इन सवालों के जवाब तलाश करेंगे। भाई साहब फरमाइएगा, पहले तो ये कि शुरुआत करते हैं जो हालिया इंक्रीज़ है पेट्रोल का, इस पर काफ़ी ज़ाहिर शोर है, लोगों का कंसर्न है, सो इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, इसकी वजह क्या थी? देखिए, यकीनन जब भी प्राइसेस बढ़ती हैं तो कंसर्न की वजह होती है और हुकूमत के लिए उससे भी ज़्यादा कंसर्न होती है, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट्स बड़े इन्फ्लेशनरी होते हैं, आम आदमी बड़ा बोझ होता है। तो बुनियादी जो मुल्क के अंदर ऑयल प्राइसेस हैं, ये आज से तकरीबन 15 साल पहले एक फार्मूला डेवलप किया गया था जो ओगरा डिटरमिन करती है इंटरनेशनल प्राइसेस को, ऑयल की प्राइसेस सामने रखकर, और जो रुपी डॉलर पैरिटी है, ये दो उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। तो उसके मुताबिक ओगरा जो चेंजेस होती हैं पिछले 30 दिन में, तो वो सामने रख कर एक प्राइस डिटरमिन करती है और हुकूमत को रिकमेंड करती है कि आप ये प्राइसेस इतनी बढ़ा दें। उसके मुताबिक हुकूमत फैसला करती है कि कितनी बढ़ानी चाहिए। तो इस दफ़ा आमतौर पर सारी प्राइसेस को पास ऑन किया जाता है, लेकिन डीज़ल एक ऐसी प्रोडक्ट है जहाँ पर क्योंकि उसका इम्पैक्ट हर शख्स पर पड़ता है, एग्रो इकॉनमी पर पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ता है, उसकी प्राइस को थोड़ा बहुत अब्जॉर्ब किया जाता है। तो इस दफ़ा भी यही किया गया। बदकिस्मती से दुनिया में आलमी मंडी में जो प्राइसेस हैं उन पर जो सीरिया की सिचुएशन है उसका बड़ा इम्पैक्ट है और रिकॉर्ड लेवल पर हैं प्राइसेस इस वक्त। पिछले तकरीबन 3.5 साल में इतनी प्राइसेस कभी ऊंची नहीं हुई। पाकिस्तान से को तेल निकलता है तो कितना हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है? सिर्फ 15%। अच्छा, 85% पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है। जो एस्टिमेट्स हैं कि लार्ज क्वांटिटीज़ में तेल नहीं है और आपको छोटी पॉकेट्स मिलेंगी तेल की, और जो पिछले 5-10 साल में डिस्कवरीज हुई हैं वो इसी किस्म की हैं कि छोटी डिस्कवरीज गैस और तेल की हुई हैं। अब एक इशू आया है शेल ऑयल का, और अमेरिका में एक इंडिपेंडेंट स्टडी आई जिसने ये कहा कि पाकिस्तान की जो शेल ऑयल रिजर्व्स हैं वो दुनिया के 9th लार्जेस्ट हैं। अब देखना ये है कि उसमें से कितने रिकवरेबल हैं और कितने कमर्शियली वाइबल हैं। यानी एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, कमर्शियल एस्पेक्ट है। तो इस पर हम अभी काम कर रहे हैं, और लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, ये मिनिमम 3 से 5 साल का प्रोसेस है। खुद हुकूमत और इंतज़ामिया, वफाकी सूबाई हुकूमतें, कितना कोई एस्टिमेट बताइएगा कि कितना पेट्रोल है जो हुकूमत पाकिस्तान
जिसकी कीमत अदा करती है अपने मुलाजमीन अपने ढांचे को चलाने के लिए, सूबाई हुकूमतें अदा करती हैं अपने ढांचे को चलाने के लिए, फिर वो कितना तेला जो आप दिफाई इदारों को देते हैं किस कीमत पे देते हैं, और जुडिशरी को देते हैं वो किस कीमत पे देते हैं। कीमत सबके लिए बराबर है, कीमत में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो दिफाई इदारे हों, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, वो सब मार्केट रेट्स पर इसको करते हैं। प्रिविलेजेस जो वफाकी वज़ीर है उसकी तनख्वाह 93,000 रुपये है और 300 लीटर पेट्रोल, एक गाड़ी और एक ड्राइवर। यही सेक्रेटरी की है, यही सेक्रेटरी की महल है, उनकी शायद तनख्वाह ज़्यादा है, बाकी ये प्रिविलेजेस हैं। वफाकी हुकूमत का एक कितना कोई ब्रेक डाउन होगा ना कि एक साल में इतनी क्वांटिटी जो लीटर्स है पेट्रोल की जाती है, सूबाई हुकूमतों को इतनी जाती है, कोई ब्रेक डाउन कहीं तो होगा। ये डेफिनेटली होगा, लेकिन वो चूँकि मार्केट से ख़रीदते हैं तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, यानी गवर्नमेंट सप्लाई नहीं करती। फेडरल गवर्नमेंट भी मार्केट से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं जिस तरह शेल है या PSO है उनसे मार्केट रेट पे तेल खरीदते हैं, सूबाई हुकूमत भी यही करती है। अच्छा, आप ज़रा गैस की तरफ आइए कि गैस की आपके इतलात जो हैं उसके बारे में, एक है कमर्शियल सेक्टर इंडस्ट्री जहाँ यूज़ हो रही है गैस जी, एक है घरेलू सार्फिन है, फिर CNGs है। अब ज़रा बताइएगा कि आपकी तरजीहात क्या, यानी ये गैस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ ज़रूरी है आपकी तरजीहात के मुताबिक। हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई है और ये पिछले तकरीबन 15-20 साल से चली आ रही है, बल्कि आप ये समझें कि पिछले शायद 30-35 साल से चली आ रही है। और वो ये है कि मुल्क के अंदर जो गैस दरियाफ्त होगी वो सबसे पहले डोमेस्टिक कंज्यूमर को जाएगी, यानी जो सार्फिन, घरेलू सार्फिन को, उसके बाद वो पावर में यूज़ होगी, उसके बाद फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होगी, उसके बाद इंडस्ट्री में यूज़ होगी, फिर 5वीं प्रायोरिटी कैप्टिव पावर की है और छठी जो है वो CNG है। ये प्रायोरिटीज़ हैं इस्टेब्लिश्ड, लेकिन इस वक्त चूँकि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो हमें इनको बैलेंस करना पड़ता है कि कोई सेक्टर बिल्कुल बंद ही ना हो जाए। तो ये एक मुश्किल बैलेंस है जिसको ये मिनिस्ट्री करती है, और ये इसमें बड़ी सीरियस वेरिएशंस आती हैं क्योंकि कभी फील्ड्स बंद होती हैं मेंटेनेंस के लिए, सर्दियों में ख़ास तौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ में, यानी जो सुई नॉर्दर्न का एरिया है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का, इसमें डोमेस्टिक डिमांड बहुत बढ़ जाती है, तो उसको आप चूँकि इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसलिए उसमें आपको दीगर तमाम चीज़ों को बंद करना पड़ता है और डोमेस्टिक सार्फिन को देना पड़ता है। CNG का जो यूज़ है ये आप समझते हैं कि ये को बहुत अच्छी रिवायत है या इसको चलना चाहिए? अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस पे हो तो ठीक है, सरकारी अगर हो तो ठीक है, लेकिन 1300 से ज़्यादा CC की जो गाड़ियाँ हैं, पाबंदी अपनी जगह मौजूद है लेकिन प्रैक्टिस में बाहर कह रहा हूँ, तो ये बहुत इंटेलिजेंट यूज़ है गैस का। देखिए, ये बहुत इंटेलिजेंट यूज़ है अगर सरप्लस गैस हो तो। जिस मुल्क के पास सरप्लस गैस ना हो वहाँ CNG कोई माकूल रास्ता नहीं है गैस इस्तेमाल करने का, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ये काफ़ी हद तक अब इस्तेमाल हो रहा है, 60% गाड़ियाँ पाकिस्तान में CNG में कन्वर्ट हो चुकी हैं, जो दुनिया में हाईएस्ट है। इससे जो अगला मुल्क है वो शायद ईरान है जहाँ 14% है। तो अब ये समझिए कि इकॉनमी का बड़ा हिस्सा बन चुका है। अगर आज आप CNG बंद कर दें तो आपका जो पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हैंडल नहीं कर सकता जो डिमांड होगी व्हीकल्स की, यानी जिन गाड़ियों ने जो आपको पेट्रोल चाहिए होगा वो आप ना इंपोर्ट करने की पोजीशन में है, ना पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, ना मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं। तो इसलिए CNG अब ये समझें कि मुल्क की इकॉनमी का लाजमी हिस्सा बन गया है। अब किस तरह आप उसकी सप्लाई को मैनेज करते हैं ये असल बात है, और उसमें बुनियादी बात यह है कि आपने मुल्क के अंदर गैस इंपोर्ट करनी है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई गैस इंपोर्ट नहीं होती, यानी 1 MMBTU भी गैस मुल्क के अंदर इंपोर्ट नहीं होती। जो भी गैस है वो मुल्क की अपनी प्रोडक्शन है, लेकिन अब आपको गैस इंपोर्ट करनी पड़ेगी। उसके 2 रास्ते हैं, एक पाइपलाइंस हैं जिनमें 2 पाइपलाइन, ईरान पाइपलाइन और जो तुर्कमेनिस्तान की पाइपलाइन है, टैपी उसे कहते हैं, इन पर काम हो रहा है। अफगानिस्तान की तकरीबन अभी समझे कि हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो है वो इस पाइपलाइन से आएगी। पाक ईरान जो पाइपलाइन है, अगर 1 जनवरी 2015 को हम गैस ना ले पाए तो
पेनल्टीज हैं। कराची में जो दामाद किए गए हैं, जो सारी इक्वेशन में एक न्यूट्रल पॉलिटिकल एलिमेंट मौजूद है जो PMLN है। PIA का मौजूदा हालात में हल जो है सिर्फ प्राइवेटाइजेशन है और कोई तरीका। गैस की जो शॉर्टेज है, इसके लिए आपके फौरी प्लान्स क्या हैं? देखिए, गैस की शॉर्टेज को हल करने के फौरी तौर पर दो ही तरीके हो सकते हैं। एक कि मुल्क में जो गैस की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट का माहौल है वो बड़ा साजगार है और जो कंपनीज यहाँ काम कर रही हैं वो भी अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस से काम करेंगी और हमें उम्मीद है कि मज़ीद कंपनीज भी बाहर से आएंगी, क्योंकि जो एक वेल होता है ऑयल या गैस की डेवलपमेंट की एक्सप्लोरेशन का, वो 60 से 100-150 मिलियन डॉलर को उसकी कॉस्ट आती है और कोई गारंटी नहीं होती कि तेल या गैस निकलेगी। इसलिए इसमें अगर हुकूमती इंसेंटिव्स मौजूद हों तो हमने कुछ इंसेंटिव्स भी दिए हैं जिससे हमें उम्मीद है कि गैस की प्रोडक्शन में इजाफा होगा। लेकिन जो तवक्कुआत हैं वो यही हैं कि ये इजाफा इतना नहीं होगा कि आपकी जो इस वक्त डिमांड है उसको पूरा कर सके। इस वक्त तकरीबन जो आपकी मौजूदा सप्लाई है उससे 50% एडिशनल आपको चाहिए डिमांड को, करंट डिमांड को पूरा करने के लिए। और अगर डिमांड से लिमिटेशन हटा दी जाएं तो मौजूदा गैस से डबल गैस आपको चाहिए। तो इसलिए सिर्फ एक हल है, और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमने पिछले 10 साल में LNG टर्मिनल्स हम नहीं लगा सके। दुनिया में सिर्फ एक तरीका है गैस को ट्रांसपोर्ट करने का पाइपलाइंस के अलावा, और वो LNG है। यानी LNG शिप्स में आती है, आपके मुल्क में आती है, वहाँ पर टर्मिनल्स लगे होते हैं जो उसको वापस गैस में कन्वर्ट करते हैं और सिस्टम में डाल देते हैं। और मेरा ज़ाती तखमीना ये है कि सिर्फ डायरेक्ट जो लॉसेस, जो बाकी इकॉनमी को लॉसेस उसको हटा दें तो पिछले 10 साल में LNG ना होने की वजह से तकरीबन 15 अरब डॉलर, 15 बिलियन डॉलर्स के लॉसेस जो हैं वो पाकिस्तान ने बर्दाश्त किए हैं। तो इससे पहले 3-4 दफ़ा कोशिशें ज़रूर हुई, लेकिन उन कोशिशों में शायद कोई कमी थी। हर दफ़ा उन कोशिशों को कोर्ट्स के अंदर उनको ख़त्म कर दिया गया। तो इस दफ़ा हमने एक नए तरीके से कोशिश की है। पहले ये था कि LNG सप्लाई और टर्मिनल का एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता था कि एक ही कंपनी जो है वो LNG ख़रीदेगी, उसको लाएगी, टर्मिनल भी बनाएगी और जो हमारी सुई नॉर्दर्न, सुई सदर्न है उनको मुहैया करेगी। हमने इसको अनबंडल कर दिया और हमने एक अलहदा टर्मिनल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब फ्लोट किया है। 1 अक्टूबर को इंशाल्लाह वो टेंडर खुलेंगे और हमें उम्मीद है कि ये टर्मिनल तकरीबन 11 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। जैसे ही फर्म कमिटमेंट इस टर्मिनल की हो जाती है, हमने LNG की सप्लाई के लिए, जो कि इस सारे मामले का बड़ा हिस्सा होता है, उसके लिए हमने कोशिश करनी है। टेंडर इशू किए जाएंगे। हमारी एक एडवांटेज जो हमें हासिल है वो ये है कि हमारी नेबरहुड में कतर जो है इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा LNG का सप्लायर है। तकरीबन 60% दुनिया की LNG है वो कतर से सप्लाई होती है, और कतर से हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर भी LNG सप्लाई की बात कर सकते हैं। लेकिन हम पर यह लाजिम है कि हम मिनिमम जो कंपैरेटिव कॉस्ट पर LNG पाकिस्तान के लिए ला सकें, और उसके लिए दोनों जो मोड्स हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी और टेंडर, दोनों को इंशाल्लाह इस्तेमाल करके मिनिमम कॉस्ट में पाकिस्तान में इंशाल्लाह LNG आएगी। तुर्कमेनिस्तान वाला तो ठीक है आपने, लेकिन अफगानिस्तान का फिलहाल हमें वहाँ पे उसको लीव साइड। ईरान वाले मामले में आप कितना होपफुल हैं कि ये गैस पाइपलाइन मटीरियलाइज हो जाएगी? होगी तो कब तक होगी? देखिए, तुर्कमेनिस्तान जो है वो 4 ममालिक उसमें शामिल हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तो इसमें जो डिफ़िकल्टीज थी काफ़ी हद तक रिमूव हो चुकी हैं और ये पाइपलाइन 2 साल के अंदर बन सकती है। उसमें अफगानिस्तान का इशू आपको हैरानगी होगी कि इतना बड़ा इशू नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग जी, बताइए। जी, उसमें जो सिक्योरिटी का इशू समझा जाता है वो उसको जो कंपनीज, क्योंकि ये हमने पाइपलाइन नहीं बनानी, ये एक कंपनी बनाएगी, इंटरनेशनल कंपनी या कंसोर्शियम, जो फील्ड भी डेवलप करेगा, जो पाइपलाइन बनाएगा, उसको ऑपरेट भी करेगा और हमें घर में गैस पहुंचा के देंगे। तो इसलिए जो सिक्योरिटी कंसर्न है ये उनके ज़िम्मे है, हमारे ज़िम्मे नहीं है। तो उन्होंने मैनेज किया हुआ सारे सिचुएशन को। अफगानिस्तान की तकरीबन अभी समझें कि हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो है वो इस पाइपलाइन से आएगी पोस्ट
ISAF पीरियड में जो आने withdrawal हो जाएगा। जो आने और अब अफगानिस्तान ने कमिट भी किया है कि इस पाइपलाइन से वो गैस भी लेंगे, तो ना सिर्फ वो रॉयल्टी ले रहे हैं बल्कि कंज्यूमर भी हैं, तो प्रोटेक्शन जो है वो उनकी जिम्मेदारी भी बन जाती है। अच्छा, ये तो खैर एक अलग बहस है कि ये तो बहस एक अलग है अफगानिस्तान की, उनकी सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी है, वो डैमेजेस होंगे नहीं होगा वो जाने। हम तो आप फरमा रहे हैं ना कि हमें तो गैस यहाँ पे वो ला के दे देंगे जी, लेकिन हमें सप्लाई में इंटरप्शन आएगी अगर वहाँ पे जाहिर है इशू ये भी जिम्मेदारी वो उठाते हमें हैं। सप्लाई में इंटरप्शन आएगी। लेकिन अभी चलिए ठीक, अच्छी बात। अब ईरान का बताइए। और ये गैस आगे इंडिया भी जाएगी, ठीक है, 4 ममालिक इसमें है। लेकिन चूंकि अफगानिस्तान के बारे में अगेन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ये सोचना पड़ेगा कि नेटो की फोर्सेस, अमेरिका, खुद हम अमनो मान नहीं कायम कर सके, कंपनी कैसे करेगी, किसके कंट्रोल में होगा, पाइपलाइन जिस ज्योग्राफी से गुजरेगी उनकी क्या लोकल सरदारों से, लोकल मालिक लॉर्ड्स के साथ उनकी क्या अरेंजमेंट्स होंगी, इसमें बहुत बड़े इफ्स है, बहुत बड़े कंसर्न्स हैं। ये उन्होंने मैनेज कर लिया अपनी जगह। उन्होंने हमारे भी ये कंसर्न्स थी जो आपने बयान देखिए ना, आप वफाकी हुकूमत की जानिब से क्या उस कंपनी को गारंटी कर रहे हैं, आप उस कंपनी की गारंटी जमानत ले रहे हैं? वो हमें गारंटी कर रही है सप्लाई, अगर वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो पेनल्टीज हैं। अच्छा, तो पेनल्टीज है। अब ईरान की तरफ आ जाइए। ईरान में क्या हमने को पेनल्टी देनी है अगर हम अपनी तरफ की पाइपलाइन मुकम्मल ना कर पाए या कॉन्ट्रैक्ट आपकी नजरों से गुजरा है? पाक ईरान वो क्या है? पाक ईरान जो पाइपलाइन है ये 2 हमसाय ममालिक के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें दोनों ममालिक की कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं जो इंटरनेशनली एनफोर्सेबल हैं। ठीक है। उसमें अगर 1 जनवरी 2015 को हम गैस ना ले पाए तो पेनल्टीज़ हैं, अगर ईरान गैस ना दे पाया तो पेनल्टीज़ हैं। वो वजाहत फरमाएंगे? वो पेनल्टीज़ औसतन $3 मिलियन अ डे से ज़्यादा है, काफ़ी हैवी पेनल्टीज। यानी पाकिस्तान अगर ना ले, यानी 2015 जनवरी अगर हम ना ले सके तो फिर $3 मिलियन पर डे हमें पर डे आपको पेनल्टीज अदा करनी पड़ेगी ईरान को औसतन। जी तो उसके लिए अब आपकी तैयारी है? जी, हम काम कर रहे हैं उस पर। यकीनन ये प्रोजेक्ट आसान नहीं है क्योंकि एक परसेप्शन है कि शायद इस पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लग सकती हैं, जो US की या UN की या EU की सैंक्शंस हैं, लेकिन हमारा जो हमें एडवाइस है कि ऐसी सैंक्शंस इस पर नहीं लगेंगी। एडवाइस कहाँ से है? एडवाइस जो भी इदारे होते हैं, लॉयर्स एडवाइस लेते हैं, फॉरेन ऑफिस से लेते हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट से लेते हैं। ऑलरेडी तुर्की और आर्मीनिया जो हैं वो वहाँ से गैस ले रहे हैं इन्हीं पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए। उसमें इशू जो बड़ा इशू आता है कि इसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी, ये कैसे फाइनेंस होगी, और दूसरा जो पेमेंट्स उस गैस की जाएंगी वो कैसे की जाएंगी, क्योंकि इंटरनेशनली आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ईरान को पेमेंट नहीं कर सकते। ये इश्यूज हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। कराची में जो दामाद किए गए हैं, जो सारी इक्वेशन में एक न्यूट्रल पॉलिटिकल एलिमेंट मौजूद है जो PMLN है। PIA का मौजूदा हालात में हल जो है सिर्फ प्राइवेटाइजेशन है और कोई तरीका। कराची में जो हम देखने में आ रहा है, जो इक़दामात किए गए हैं, एक आर्जी बंदोबस्त हो सकता है रेंजर्स के जरिए अगर आप करेंगे तो। परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट के लिए आपको पुलिस को एक्टिवेट करना होगा, फोर्स बनानी होगी। सो हाउ डू यू वी दैट? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है? देखिए, बिल्कुल आपने जो फरमाया वो दुरुस्त है कि एक खराबी है, सर्जिकली उस खराबी को रिमूव करना है आपने। तो इस वक्त जो वहाँ पर पुलिस का मोराल है, जो पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको हैंडल नहीं कर पाई, वरना आज तक ये मसला हल हो चुका होता। रेंजर्स को भी इस्तेमाल किया गया इस अरसे में, पिछले कई सालों में। बेसिकली दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये प्रोविंशियल मामला है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। फेडरल गवर्नमेंट अगर इसमें इंटरवीन करे कॉन्स्टिट्यूशनली तो आपको गवर्नर रूल लगाना पड़ता है, ठीक है, आपको टेक ओवर करना पड़ता है, और या तीसरा तरीका ये है कि सिविल आर्म फोर्सेज जो है उनकी एड मांगे सूबाई हुकूमत। ये बड़े एक्सट्रीम स्टेप्स हैं। तो अब ये सब की कंसेंट से ये फैसला किया गया कि रेंजर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे इस इशू को डील करने के लिए इनिशियली। साथ ही पुलिस फोर्स को बिल्डअप किया जाएगा। हमारी ये उम्मीद है, ख्वाहिश है
कि ये सोल्यूशन कामयाब हो। लेकिन इश्यूज डिफ़िकल्ट हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। इसके लिए होमवर्क क्या है? यानी अब आपने रेंजर्स को कमांड भी दे दिया, अब जाहिर है कि वो फूल बिछाने तो नहीं जाएंगे, उस रिएक्शन के लिए आप तैयार हैं? देखिए, कोई गैर कानूनी स्टेप कोई भी उठाए, चाहे वो पुलिस हो, रेंजर्स हो, आर्मी हो, उसकी प्रोसिक्यूशन हुकूमत पर लाजिम है। तो इसलिए ये वाज़ेह हिदायत की गई कि कानून के अंदर रहकर रेंजर्स ने अपना काम भी करना है और इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, और उसके लिए कुछ मोडालिटीज़ तय की गई हैं कि रेंजर्स और पुलिस की रिलेशनशिप क्या होगी, कैसे होगी और कैसे वो शहर में ऑपरेट करेंगे। तो उम्मीद है कि जो पहले, चूँकि पहले वफाक में सूबे में एक ही पार्टी की हुकूमत थी, बल्कि अब ये कहें कि दोनों जमातें जो कराची में अक्सरियत रखती हैं वो दोनों हुकूमतों में मौजूद थी, लेकिन बदकिस्मती से मामला हल ना कर पाई। तो अब शायद ये एक नई अपॉर्चुनिटी है कि वफाक में दूसरी हुकूमत है, सूबे में दूसरी है, MKM आज हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सब एक टेबल पर बैठे हैं जिन्होंने एग्री किया है इस सोल्यूशन पर। मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि इससे इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेंगे। जो लोकल नॉलेज है वो आप आम तौर पे पुलिस के पास होती है। अच्छा, पुलिस का वहाँ पे जो हाल है कि वो अगर कहीं रेड भी करते हैं तो वो उनके पास टॉर्च के बैटरी के पैसे नहीं होते, मोमबत्तियाँ जला के वो दुकानों से लेके तो वो कागज़ पढ़ रहे होते हैं, रात को तलाशियाँ ले रहे होते हैं अगर लाइट गई हो तो। उनके लोग जो खड़े होते हैं सड़कों के ऊपर, उनको ना कोई चाय देने जाता है ना खाना देने जाता है। वेयर एज रेंजर्स और आर्मी का बिल्कुल डिफरेंट प्रोटोकॉल है, और जो उनके जब बंदे खड़े होते हैं उनको चाय भी जाती है, उनको खाना भी जाता है। सो अब आप कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन तो नहीं, पुलिस तो फिर उनका मातहत हो के रेंजर्स के इस तरह ही करेगी काम। लोकल नॉलेज उनके पास है, सुपीरियर रेंजर्स हैं। अच्छा, सिंध हुकूमत रेंजर्स को इसका पैसा देती है। जब आप रेंजर्स को अपने सर्विसेज लेते हैं तो आप उनको पैसा देते हैं, मुफ्त में वो नहीं आते। सो आप जरा दोबारा से बताइएगा कि ये सारा जो हम देख रहे हैं, ये सोल्यूशन, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट है? सिंध पुलिस में क्या आप इंजेक्ट, उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं? देखिए, मुस्तकिल हल तो सिंध पुलिस ही है कि सिंध पुलिस को लीडरशिप चाहिए, बेहतर लीडरशिप चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस की कमी या ख़ात्मा चाहिए, और जो उसमें भर्तियां की गई, ये एक आम तासुर है कि भर्तियां गलत की गई, तो एक स्क्रीनिंग की ज़रूरत है पूरी पुलिस फोर्स की, तो वो उसमें टाइम लगेगा। इसीलिए मुस्तकिल हल तो वही है, लेकिन जो इमीडिएट मुश्किलात हैं उनको हल करने के लिए एक टास्क फोर्स या कमेटी समझे जिसे कायम की गई, जो सारे एफर्ट को ओवरसी करेगी। इसमें यह नहीं है कि रेंजर्स ऊपर होंगे और पुलिस उनके मातहत होगी, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। दोनों का अपना रोल है, उस रोल को अदा करेंगे। रेंजर्स काफ़ी अरसे से कराची शहर में हैं, उनका अपना एक नेटवर्क मौजूद है इंफॉर्मेशन का भी, तो उसको भी वो इस्तेमाल करेंगे, पुलिस के इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। तो इन सब रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाए तो यकीनन इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। जाहिर है मैं सर्कल कन्वर्सेशन में नहीं फंसना चाहता, गेटिंग आउट ऑफ इट, लेकिन मैं आपसे लास्टली ये ज़रूर कहूँ कि जो बातें आप फरमा रहे हैं, वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं पहले भी वही थे। कॉम्प्लिकेशंस की आपने बात की, ये तो हम सुनते ही हैं बातें। ये दोनों पार्टनर्स किस हद तक इफेक्टिव रहे हैं पहले भी, वो हमारे सामने है। मामला तो चेंज का है ना, कि अब क्या चेंज, आपके वहाँ जाने से क्या नई ऐसी बात आई है जो हम उम्मीद रखें? मेरा सवाल तो ये था। देखिए, नई बात ये है कि आप ये समझें कि उस सारी इक्वेशन में एक न्यूट्रल पॉलिटिकल एलिमेंट मौजूद है जो PMLN है। लाइक अ बिग ब्रदर, लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ बिग ब्रदर, लाइक अ फ्रेंड, और जो फेडरल गवर्नमेंट की ताकत भी साथ लेकर आई है। तो जब ये चीज़ इस इक्वेशन में शामिल होगी तो मैं ये समझता हूँ कि आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे, जो पहले शायद मुमकिन नहीं था। यानी आप इन दोनों के बीच में एक न्यूट्रल एम्पायर हैं या मॉनिटर हैं? न्यूट्रल एम्पायर नहीं है, हम एक ऐसे प्लेयर हैं जिस पर कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि इनका यहाँ पर कोई इंटरेस्ट है जिसको ये प्रोटेक्ट करने आए हैं। अच्छा, यानी ये आम तासुर दिया जाता है कि शायद ये MKM के लोग हैं, ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं, ये ANP के लोग हैं, तो कम से कम PMLN पर ये इल्ज़ाम नहीं लगेगा कि ये किसी, चूंकि वहाँ पे इस तरह उस तरह नहीं है, तो आप नहीं, वोट बैंक मौजूद है, PMLN ने सीट्स भी जीती हैं, लेकिन पिछले 5 साल में वहाँ पर प्रेजेंस हुकूमत के अंदर PMLN की नहीं रही। तो आज भी वहाँ प्रेजेंस हुकूमत में नहीं है हमारी, लेकिन हम वफाक में हैं, तो उस हवाले से डेफिनेटली एक न्यूट्रल प्लेयर आप समझ लें उस सारी गेम में। ये तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात की जो बात है, ये टीम वर्क, यानी ख़बर आती है कि मुज़ाकरात जारी हैं, तरदीद आती है, फ्रिक्शन की बात होती है, तबसरे शुरू हो जाते हैं, लोग खैर मकदम करते हैं कि शायद तालिबान के ग्रोह में से प्लेट आ गया इस पॉलिसी की वजह से।
लेकिन फिर चौधरी निसार बहुत सख्ती से कहते हैं कि देखिए ये जो मामला है ये सिर्फ वजारत दाखिला से ही आप तस्दीक करें, ये कहीं दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन की एक मिसाल अभी हमने देखी पाकिस्तान टेलीविज़न पे जो अभी हुआ, यानी आईजी सिंध की तकरीरी की खबर चल जाती है, बाद में डिनायल आ जाता है। अच्छा, हुकूमत का तर्जुमान होता है वज़ीर इत्तलात व नशरियात, ही इज़ सपोज्ड टू बी द स्पोक्समैन। वज़ीर दाखिला तरदीद कर देता कि नहीं, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, कहाँ ट्रबल कहाँ है या नहीं है, नॉर्मल है सब। अगर मैं बातों में कोई ऐसी बात कर जाऊं जैसे ये तासुर मिले कि शायद हुकूमती पॉलिसी ये है और कल कॉन्टेस्ट से हट कर वो बात फैला दी जाए, तो फिर उसे यकीनन गलतफहमी पैदा होती हैं। तो यही बात हुई, तालिबान से नेगोशिएशन की बात हो या जैसे आपने कल कहा कि आईजी पुलिस की तकर्रुर की बात हो गई, ये मैं इसको मिस कोऑर्डिनेशन नहीं कहूँगा, शायद मिस कम्युनिकेशन के ज़ुमरे में आप इसको डाल सकते हैं। CIA का मौजूदा हालात में हल जो है सिर्फ प्राइवेटाइजेशन है और कोई तरीका आपके पास सरबराही रही है कौमी एयरलाइन की और आपके पास एक तजुर्बा भी है, उसके बाद आपकी अपनी निजी एयरलाइन है, बड़ी कामयाबी से चल रही है। सो ये जो आइडिया है एयरलाइन लॉन्च करने का, ये आपको यानी कौमी जो फ़िज़ाई कंपनी की सरबराही से पहले का कहीं डेवलप हो रहा था या आपके बाद, इसके बाद आपको टेक्निकलिटीज़ आपको आइडिया है कि प्राइवेट एयरलाइन लॉन्च की जाए? ये एक लंबी कहानी है। बहरहाल मैं एक पैशन है एविएशन से बचपन से, तो एक मौका मिला PI में भी जाने का, 2.5 साल वहाँ भी गुजारे, कोशिश की कि उस इदारे को बेहतर बनाया जाए। उसके बाद जेल में तकरीबन 2 साल उधर हम रहे। हुकूमत का दबाव था कि काफ लीग ज्वाइन करें, वो नहीं की। तो उसके बाद मैं एक आज़ाद शख्स की हैसियत से, तो मैंने कहा कुछ 15 साल के बाद कारोबार किया जाए। तो ये कोशिश की, मुश्किल काम है। अगर आप पैसे बनाने की बात करते हैं तो बहुत इससे आसान तरीके हैं पैसे बनाने के। मैं पैसे बनाने की तो बात ही जी नहीं, मैं वैसे कर रहा हूँ। देखिए, हर की ख्वाहिश होती है, कारोबार में मकसद यही होता है कि पैसे, मकसद यही होता है कारोबार का। दुरुस्त, मुश्किल कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें लेकिन जो आइडिया है आपको, जाहिर है कि उसमें आपको वो फेवर तो कोई ना कोई आपके पास एक्सपीरियंस तो था ना किसी और, यानी आपके पास PI के सरबराही रही, आपको कोई नो हाउ टेक्निकली कुछ जी देखिए आपको हेल्प हुआ होगा। वो डिफरेंट मॉडल है, PI का एक डिफरेंट मॉडल है, निजी एयरलाइनें और तरीके से अब इस तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए सामने बताइएगा कि क्या वजह है कि कौमी फ़िज़ाई कंपनी जो है वो मुस्तकिल खसारा, इसी मुल्क में आपकी एयरलाइन एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बन जाती है, क्या वजह है? पहली बात ये है कि ये मेरी एयरलाइन नहीं है, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। उसमें मैंने बिल्कुल उसको शुरू किया, कुछ दोस्त भी साथ थे, मामला शुरू हुआ, लेकिन ओनरशिप जो है वो वाइड स्प्रेड ओनरशिप है इस कंपनी की। गवर्नमेंट सेक्टर में एयरलाइन नहीं चल सकती। आजकल जो कंपैरेटिव माहौल है दुनिया के अंदर, जो हमारी हुकूमत के रूल्स हैं, जो हमारी हुकूमत में कोर्ट्स के फैसले हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये मुमकिन नहीं है कि हुकूमत पब्लिक सेक्टर में एयरलाइन प्रॉफिटेबली चल सके। एमिरेट्स कैसे चल रही है? हुकूमत की कोई इंटरफियरेंस एमिरेट्स के अंदर नहीं है, कोई हुकूमत के रूल एमिरेट्स को अप्लाई नहीं करते, कोई पेपरा नहीं है, कोई और इदारा नहीं है। वो टोटली एज अ कमर्शियल एंटिटी ऑपरेट करते हैं, बल्कि हुकूमत उनको असिस्ट करती है, उनको बहुत से तरीके से उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि वो ऑपरेट कर सकते। तो सर ये हमारा कौमी इदारा है, आप इसके लिए रिकमेंडेशंस भेज सकते हैं, यू आर पार्ट ऑफ द कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं। मैं बड़ी वाज़ेह बात कहूँगा कि PIA का मौजूदा हालात में हल जो है सिर्फ प्राइवेटाइजेशन है और कोई तरीका नहीं। तो वो स्टाफ की एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है, मैं उसमें यकीन नहीं रखता। मैं खुद PIA में रहा हूँ, मैंने PIA की 26% वर्क फोर्स एक दिन में हमने उसको रिड्यूस किया था, और कोई आदमी नाराज़गी से घर नहीं गया, खुश घर गए। 28% हमारा पेरोल जो था वो रिड्यूस हो गया, और उसका पे बैक हमने बैंकों से कर्जा लेकर लोगों को दिया, और पे बैक 18 महीने का था।
तो सॉल्यूशंस ये मौजूद होते हैं, लेकिन हर शख्स ये बाहर जो लोग जाते हैं, इंडस्ट्री का एवरेज है कि पेरोल कॉस्ट जो होती है ये 19 से 21% होती है, पीआईए की इस एवरेज के अंदर है। लोग कहते हैं पीआई में बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो बताइए फैक्टर्स क्या हैं फिर कि नाकामी की, इधर मुस्तकिल नाकामी की क्या वजह है? मैंने पहले कहा कि डिसीजन मेकिंग एविएशन बहुत डायनामिक इंडस्ट्री है, एयरलाइंस बहुत डायनामिक, इससे डायनामिक इंडस्ट्री दुनिया में नहीं है। दूसरा, आप दुनिया के बेहतरीन इदारों से कम्पीट करते हैं। अगर पाकिस्तान स्टील मिल है तो वो किसी इंटरनेशनल इदारे से कम्पीट नहीं करती। अगर आपके पाकिस्तान रेलवेज़ है तो वो किसी और रेलवे से कम्पीट नहीं करती। पीआईए जो है कि दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस जो इस रीजन में ऑपरेट कर रही हैं, एमिरेट्स, इत्तेहाद, कतर, ओमान, गल्फ, लुफ्थांसा, जितनी एयरलाइंस हैं दुनिया की, उनसे आपको कम्पीट करना पड़ता है। तो अगर आपके हाथ बांध दिए जाएं, गवर्नमेंट रूल्स आपके हाथ बांध दें, तो आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। यानी हम ये कहें कि माजी की हुकूमतों की तरह आपकी हुकूमत भी, आपकी माजी की हुकूमत भी कौमी फ़ज़ाई यानी कंपनी को वो एनवायरनमेंट देने में कुल्ली तौर पे नाकाम हो चुकी है कि जहाँ पे कोई ऐसी उम्मीद बाकी रहे कि ये इदारा कभी ग्रो करेगा, माँ से वैस करके उसको बेच दिया जाए। जी, मैंने पहले ये कहा कि हुकूमती जो सिस्टम्स हैं उसमें एयरलाइन जैसी डायनामिक इंडस्ट्री का ऑपरेट करना मुमकिन नहीं है। अगर मैं सर आपको वोट देके हुकूमत भेज देता हूँ, मेरा तो काम आप सीमेंट नहीं बना सके, स्टील नहीं बेच सकते, फर्टिलाइजर नहीं बना के बेच सकते, हुकूमत नहीं बेच सकती, तो एयरलाइन भी नहीं चला सकती। ये बुनियादी बात है। प्राइवेटाइजेशन ये मकसद नहीं कि आपने सब कुछ बेच दिया। बुनियादी तौर पे इस वक्त, इस साल पीआईए तकरीबन 500 से 600 मिलियन डॉलर का लॉस करेगी। एस्टेब्लिश्ड है, हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। आप 100 बिलियन डॉलर में पीआईए से बड़ी एयरलाइन खड़ी कर सकते हैं अगर बनाना चाहें। तो ये जो कहते हैं जी कौमी असासा है, यकीनन कौमी असासा है, लेकिन एक कौम पर बहुत बड़ा बोझ भी है। बचने का तरीका ये है कि आप एक ओपन कंपैरेटिव बिड के ज़रिए पीआईए की मैनेजमेंट और शेयर्स का कुछ हिस्सा फ़रोख्त कर दें, बाकी सब अपने पास रखें। जो भी लोग आएंगे वो जिम्मेवार होंगे, पैसे भी डालेंगे, मैनेज भी करेंगे, और आपका जो लॉस है पहले ही दिन वो ख़त्म हो जाएगा, और जो आपका एसेट है जिसको आप ओन करते हैं, जो हिस्सा बाकी है, उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। एयर ब्लू का जो प्लेन क्रैश हुआ था, उनके तमाम लोगों को कंपनसेशन हो गई है? जी, कंपनसेशन का प्रोसेस जारी है। उसमें कोर्ट के इश्यूज होते हैं, क्योंकि जो कंपनसेशन होती है उसको इनहेरिटेंस कंसिडर किया जाता है, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और जो शख्स भी सक्सेशन सर्टिफिकेट मुहैया करता है उसको पेमेंट हो जाती है। मेरे ख्याल 152 लोगों में से शायद इस वक्त 140-42 लोगों को पेमेंट हो चुकी है। मोहम्मद फ़हद ज़ेब साहब हैं, इनका सवाल यह है जी कि आपने पेट्रोलियम की जो वजारत है इसका इंतखाब क्यों किया? इज इट जूसी मिनिस्ट्री है या इसका एयरलाइन से कोई लेना, आप फ़ायदा दे सकते हैं एयरलाइन को, कोई इसका इंतखाब? देखिए, ये चॉइस प्राइम मिनिस्टर करते हैं, कैबिनेट वो बनाते हैं, वो फैसला करते हैं कौन वजीर बनेगा, वही फैसला करते हैं किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। गवादर की क्या सूरत आप देख रहे हैं? डेवलप होने कब तक आपके ख्याल में कोई रिजल्ट, यानी ऑपरेशनल कब तक होगा? गवादर पोर्ट ऑपरेशनल है, लेकिन वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं पोर्ट से हट कर भी। यानी इस वक्त अगर आपको लेबर वहाँ चाहिए हो पोर्ट को हैंडल करने की, वो भी कराची से लानी पड़ती है, वहाँ पर ट्रेंड लोग नहीं हैं। वहाँ पर जो रोड्स हैं वो मुहैया नहीं हैं, और इस वक्त क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट रोड लिंक नहीं है, नॉर्दर्न जो पाकिस्तान के शुमाली सूबे हैं, तो आपको वहाँ से जो भी माल होगा पहले कराची लेकर आना पड़ेगा और फिर आपको लेकर जाना पड़ेगा। तो ये इतनी बड़ी एडिशनल कॉस्ट है कि कमर्शियल वायबिलिटी जो है वो उस पोर्ट की इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि पोर्ट कासिम भी मौजूद है, कराची पोर्ट भी मौजूद है, वहाँ पर ये कॉस्ट कम है। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू आपने देखी, सुनी, मसाइल के हल जो उन्होंने तजवीज़ किए, उनके मशवरे, उनकी उम्मीदें, उनके प्लान्स आप तक पहुंचे। आपको इनसे इत्तफाक है या इख्तलाफ, ये आप पे मुनहसर है।
हमारी कल की तलाश होगी पाकिस्तान में दहशतगर्दी और जराइम की ताजा लहर से निपटने के लिए पाकिस्तान के सूबों की पुलिस और दीगर इदारों की तैयारियां, हुकूमती दावों और बेरहम हकायक में कितना फर्क है, यह जानने के लिए कल देखिएगा दुनिया न्यूज पर रात 10 बजे तलाश।